हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पाषाण काल बता रहा था और पाषाण काल में मैंने आपको पाषाण काल का वर्गीकरण और टाइम, फिर पाषाण काल की विशेषताएं, फिर पाषाण काल के उपकरण, और ये आज पाषाण काल का अंतिम लेक्चर है जो है पाषाण काल के स्थल। आज स्थल के बारे में बताऊंगा। तो आइए हम पाषाण काल के स्थल शुरू करते हैं कि पाषाण काल में, अच्छा, मैं वही स्थल बताऊंगा जो आपको एग्जाम में महत्वपूर्ण है। बताने के लिए तो बहुत स्थल हैं, किताबों में आपके तमाम स्थल मिल जाएंगे, लेकिन जो जो स्थल महत्वपूर्ण है, जिसका जिसका इम्पोर्टेंस है, जो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस हैं, मैं उसी को ही बताऊंगा। उसके अलावा आपको बुक में तो बहुत तमाम प्रकार के स्थल मिल जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पाषाण काल के स्थल का मतलब हमको कैसे पढ़ना पड़ेगा कि पूरा पाषाण काल के स्थल, मध्य पाषाण काल के स्थल और नव पाषाण काल के स्थल। तो सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल के स्थल शुरू करते हैं। तो पूरा पाषाण काल के स्थल, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बनाया है पूरा पाषाण काल के स्थल, तो ये पल्लवरम है। पूरा पाषाण काल के स्थल में पहला मैंने लिखा है पल्लवरम, और 1863 में रॉबर्ट्स ब्रूस फूट, जिन्होंने हैंडेक्स, हैंडेक्स माने कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का कुल्हाड़ी की खोज की थी। कहाँ से? पल्लवरम से। यह तमिलनाडु में पाया जाता है। यानी कि तमिलनाडु राज्य के पल्लवरम में, मैंने तमिलनाडु ये पल्लवरम लिखा है बहुत तमाम प्रकार के, क्योंकि ये पल्लवरम से जो हमको हैंडक्स मिली है, कुल्हाड़ी मिली है, यहीं से पूरा पाषाण काल की शुरुआत माना जाता है। यहीं से पाषाण काल का शुरुआत माना जाता है कि जब ये कुल्हाड़ी मिली तो माना जाता है कि हाँ, अब यहीं से हम लोग प्रागैतिहासिक अध्ययन या पाषाण काल का अध्ययन शुरू। भाई, हम जाएंगे फील्ड में, जब जाएंगे तो जब खुदाई करेंगे तो जब हमको कुछ मिलेगा तभी से तो हम मांगे, फिर जो मिलेगा फिर उसका हम टेस्ट करेंगे कि हाँ, इस समय का रहा होगा। तो जब हमको मिलेगा, कोई मटेरियल मिलेगा खुदाई में, तभी से तो हम अध्ययन करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हमको पूरा पाषाण काल में यही मिला था, कुल्हाड़ी। किसने खोजा था? रॉबर्ट्स ब्रूफुट ने 1863 में खोजा था। और प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन की शुरुआत, यानी कि प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल के अध्ययन की शुरुआत 1863 के बाद शुरू हुई है। प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन की शुरुआत 1863 से ही शुरू हुई है। मान लीजिए 1863, क्योंकि हमको सबसे पहले हैंडेक्स मिला। अब ये ना सोचिए कि पाषाण काल तो बहुत पहले था। तो भाई, बहुत पहले तो था पाषाण काल, लेकिन हमको पता नहीं था कि पाषाण काल था क्या था। जब हम कोई मटेरियल पाए, हैंडेक्स मिला हमको, तब पता चला कि हाँ, पहले के भी मानव कैसे कैसे क्या हुआ। तो 1863 में रॉबर्ट्स ब्रूट फूट ने हैंडेक्स खोजा। कहाँ से? पलोरम से। ये इसीलिए मैंने इसको लिखा है कि भाई, जब शुरुआत ही इसी साइट से हुई है तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा एग्जाम के लिए, अति महत्वपूर्ण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि ये पहला है। यहीं से प्रागैतिहासिक अध्ययन की शुरुआत है, पाषाण काल के अध्ययन की शुरुआत है, इसलिए मैंने उसको लिखा। स्थल तो आपको किताबों में तमाम स्थल मिल जाएंगे, लेकिन ये यही कारण है कि मैंने इसको लिखा। इसके बाद 1884 में अतिरम पंकज, ये भी तमिलनाडु में ही है, और यहाँ से भी वही हैंडेक्स मिला है। बस ये है कि यहाँ कम मिला था, यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला है। वो विलियम किंग ने खोया था 1884 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद अतिरमपक्कम, ये दोनों कहाँ है? तमिलनाडु में। ये स्थान दोनों तमिलनाडु में है। दोनों जगह से हैंडेक्स मिला है। ये महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन की शुरुआत है, और ये थोड़ा उससे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ के हैंडेक्स ज़्यादा मात्रा में मिला है। अब आइए हम तीसरा देखते हैं, भीमबेटका। ये भीमबेटका क्या है? गुफा का नाम है। ये गुफा है। कहाँ है? एमपी में। एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। किसने खोजा? वीएस वाकाणकर ने खोजा। कब खोजा? 1957 में खोजा। और यहाँ पे चित्रकारी, इस गुफा में चित्रकारी भी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल भी किया गया है। ये आपका बहुत अति अति महत्वपूर्ण है ये भीमबेटका। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दूं कि कैसे कैसे क्या है। अब एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ये तो आपको पता चल गया। वीएस वाकाणकर ने खोज किया, 1957 में खोज किया।
ये गुफा है, ये गुफा के अंदर चित्रकारी हुई है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक मैप बनाया हूँ, उसको उससे आपको समझाता हूँ। तो ये एक मोटी मोटा मैप है किसका? एमपी का। एमपी माने मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश का मैप है, एक मोटी मोटा मैंने बनाया। अब एकदम एक्यूरेट नहीं बना है, एक्यूरेट तो बनेगा भी नहीं इस पे, इसलिए ये नहीं कि नहीं नहीं आपने एक्यूरेट नहीं बनाया उसके लिए आप। तो आइए इस एमपी में अब देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया है रायसेन। एमपी का ही रायसेन जिला है। ये देखिए, यहाँ पे एमपी का ये है रायसेन जिला, ठीक। और इसी रायसेन में क्या है? भीमबेटका। भीमबेटका मतलब भीमबेटका गुफा। ये भीमबेटका गुफा है, ठीक। इसी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका है, ठीक। और इसी के जस्ट नीचे आप जाएंगे तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। होशंगाबाद, आइए इस रायसेन डिस्ट्रिक्ट के नीचे होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। इस होशंगाबाद में आदमगढ़ है, आजमगढ़ मत समझिएगा, ये आदमगढ़ है। और ये कौन सी साइट है? ये पशुपालन, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये जब पशुपालन के साक्ष्य मिले तो किस किस काल की साइट हुई? पशुपालन के साक्ष्य मिले तो किस काल की साइट हुई? ये होशंगाबाद आदमगढ़, ये हो गई आपकी मध्य पाषाण काल की साइट। और यहीं पे बगल में है सीहोर, सीहोर डिस्ट्रिक्ट। और इस सीहोर डिस्ट्रिक्ट में हथनोरा ग्राम है। और हथनोरा ग्राम मैंने आपको बताया था कि हथनोरा ग्राम में क्या मिला है? मानव की खोपड़ी मिली है। मानव की खोपड़ी मिली, मैंने आपको पिछले के लेक्चरों में बताया है, जाके एक बार चेक करिएगा। सीहोर के हथनोरा ग्राम में मानव की खोपड़ी मिली है। तो आप एक चीज देखिए कि एमपी में मध्य पाषाण काल की भी साइट है, पूरा पाषाण काल की भी साइट है। ये तो आपका पूरा पाषाण काल है ही, मानव की खोपड़ी यहीं शुरुआत होती है। तो तो जब सब कुछ एमपी में ही मिल रहा है मानव से संबंधित, तो सब कुछ एमपी में मिल रहा है, तो बस यही तीनों जिला के बगल में है एमपी का राजधानी भोपाल। तो इसी भोपाल में क्या किया गया? राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बना दिया गया। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अब आपको राष्ट्रीय मानव संग्रहालय याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि एमपी में ही होशंगाबाद आदमगढ़ में ही पशुपालन के साक्ष्य मिले, सीहोर में मानव खोपड़ी मिली, और यहाँ पे भीमबेटका में रायसेन में भीमबेटका गुफा मिला। तो सारी चीजें जब यहीं मिल रही हैं तो यहीं बना दीजिए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। सरकार ने बना दिया राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। बाद में इसका नाम जैसा गांधी जी के गांधी परिवार पे होता वैसा इसका नाम रख दिया गया। तो भोपाल में ही राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अच्छा, ये जो ये मैं बनाया हूँ, जो ये है विंध्यन रेंज, ये विंध्यन रेंज है। इसी विंध्यन रेंज के आसपास ये सारे गुफाएं, सारे आदिमानव इसी विंध्यन रेंज के आसपास रहते थे। और यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे इससे तो ये यूपी का आ जाएगा। यूपी में मिर्जापुर एक जगह है, मिर्जापुर है, यहीं पे कहीं सीधी है, सीधी। तो ये सब सारे वहाँ पे आपके केव शेल्टर मिलेंगे। मिर्जापुर में भी बहुत केव शेल्टर हैं। तो यानी कि आदिमानव इसी विंध्यन रेंज में रहता था। तो इसी विंध्यन रेंज में ये देखिए, सीहोर है, रायसेन है, होशंगाबाद है, सारी चीज़ें यही एमपी में ही आसपास मिल रही हैं। तो यहीं पे इसीलिए भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बना दिया गया। तो अब इसको रटने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भैया कहाँ है, तो एमपी में है। एमपी में कहाँ है? तो एमपी की राजधानी में भोपाल में है। क्यों है? आप समझ ही गए होंगे क्यों बनाया गया। ये है विंध्यन रेंज। तो ये भीमबेटका यहीं पे है। तो इस भीमबेटका संबंधित ही है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे एक चौपानी मांडो है। चौपानी मांडो, ये पूरे प्रागैतिहासिक काल, मतलब चौपानी मांडव एक ऐसा स्थल है जिस स्थल पे पूरा पाषाण काल से लेके नव पाषाण काल तक के साक्ष्य मिलते हैं। यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों पाषाण काल के साक्ष्य इसमें लिखते हैं। इसलिए मैंने लिखा है पूरे प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के साक्ष्य। तो ये
ये 3-4 केवल मैंने आपको बताया, 1 2 3 4, केवल आपको 4 स्थल मैं बताया। किताबें में आपको हजारों स्थल मिल जाएंगे, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, मैं आपको वही बताया। और ये 4 आप जानेंगे तो लगभग लगभग 90% क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। मैं आगे आपको जब क्वेश्चन हल कराऊंगा तो दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। तो अब अब पूरा पाषाण काल के स्थल हो गए। अब आइए शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल के स्थल। आइए शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल के स्थल। तो मध्य पाषाण काल के स्थल पशुपालन के साथ वहीं से मिलेंगे जो मध्य पाषाण काल के स्थल होंगे। यानी मध्य पाषाण काल के स्थल जहां जहां से पशुपालन के साक्ष्य मिलेंगे उसको हम क्या मानेंगे कि वो मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। तो एक चीज यहाँ पे मैं आपको, जैसे बागौर भीलवाड़ा राजस्थान, यहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये बागौर भीलवाड़ा राजस्थान, ये जो है मध्य पाषाण काल की सबसे प्राचीनतम साइट है, सबसे पुरानी साइट है ये, इसलिए इससे क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि सबसे प्राचीनतम मतलब सबसे पहली साइट एक तरह से मानिए। बागौर भीलवाड़ा राजस्थान पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। फिर आदमगढ़ होशंगाबाद एमपी पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं और गुफाएं भी मिली हैं। तो आदमगढ़ होशंगाबाद मैंने आपको अभी एमपी का जो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि सीहोर हो, होशंगाबाद हो, ये सब विंध्यन रेंज के आसपास आता है, तो वहाँ पे भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मगधा, सराय नहरा, दमदमा, ये तीनों प्रतापगढ़ यूपी में है। और मगधा से हमको हड्डी के उपकरण और हड्डी के ही आभूषण, ये उपकरण आभूषण दोनों जो लिखा हुआ है, तो ये हड्डी के उपकरण और हड्डी के आभूषण दोनों मिले हैं। और नरकंकाल भी मिला है। तो उसमें नरकंकाल में जैसे कई प्रकार के नरकंकाल ऐसे थे, जैसे एक ही कब्र में दो दो तीन तीन नरकंकाल एक ही साथ दफना दिए जाते थे, ऐसे भी मिले हैं। तो इसमें हड्डी के उपकरण और हड्डी के आभूषण मिले हैं और नरकंकाल भी मिला है। फिर सराय नहर प्रतापगढ़ में पाषाण उपकरण मिले हैं, नरकंकाल मिला है, बहुतायत में नरकंकाल, दमदमा प्रतापगढ़ में नरकंकाल मिले हैं। ये वाला आपका महदहा वाला इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से हड्डी के उपकरण भी मिले और आभूषण मिले, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। और ये बागौर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम साइट है और यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और बहुत ज़्यादा आपको साइट को रटने की जरूरत नहीं है, बस यही 4-5 कर लीजिए, ये आपके रेंज से ज़्यादा है, सभी एग्जामों में एकदम आसानी से आप हल कर लेंगे। और ये नीचे आपका एक चौपानी मांडो है जिसमें सभी कालों के साक्ष्य मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताया, जैसे ये बागौर, आदमगढ़, ये सब है ना, तो इसमें थोड़ा एक चीज़ जान लीजिए। जैसे ये आपका हो गया पूरा पाषाण काल हो गया। अब इसमें एक चीज़ इसमें ये देखिए, ये आपका हो गया जो संक्रमण फेज मैंने बताया था, ट्रांजिशन फेज, तो ये पूरा पाषाण काल था, ये मध्य था और ये नौ था। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये बागौर भीलवाड़ा राजस्थान पशुपालन के साथ, आदमगढ़ पशुपालन के साथ, है ना। तो पूरा पाषाण काल के कुछ इसमें कुछ विशेषताएं और कुछ इसमें नव पाषाण काल की विशेषताएं। तो जो मध्य पाषाण काल, ये जो ट्रांजिशन फेज है, इस ट्रांजिशन फेज का मतलब ये मध्य पाषाण काल के अंत तक जाते जाते हमको क्या पशुपालन करना शुरू कर दिए थे। मध्य पाषाण काल के अंत तक जाते जाते हम पशुपालन करना स्टार्ट किए थे, इसीलिए हमको मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कुछ ही साइटों से मिलते हैं, जो ये है बागौर, आदमगढ़। आपको इसीलिए ये दोनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई वो मध्य पाषाण काल के अंत तक जाते जाते हुई शुरुआत हुई। इसीलिए कुछ जब अंत तक जाते जाते हुई शुरुआत, मतलब स्थल कम ही मिलेंगे। तो वो स्थल दो ही थे, एक बागौर था, एक आदमगढ़ था। तो बागौर सबसे प्राचीनतम स्थल है, आदमगढ़ उसके बाद का है, तो इसलिए लास्ट तक जाते जाते मिलते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से बार बार बनता है, बागौर और आदमगढ़ से। ये है पॉइंट इसमें। चौपानी मांडो में ये यूपी की साइटें हैं, मगधा, सराय नहर, दमदमा, ये उसका क्या नाम है, बेलन घाटी के रेंज वाले एरिया में सब है, जिसमें हड्डी के उपकरण पाए गए, आभूषण पाए गए।
चौपानी मांडो में सभी कालों के साक्ष्य मिलते हैं। तो अब आइए हम नव पाषाण काल के स्थल के बारे में अभी तुरंत चालू करते हैं। आइए शुरू करते हैं नव पाषाण काल के स्थल। तो मैंने नव पाषाण काल और इसके पहले आपको मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के स्थल बताए। तो कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है वो मैं आपको सारे लेक्चर में बता चुका हूँ कि नव पाषाण काल कैसे आया। जब से कृषि की शुरुआत हुई तब से नव पाषाण काल माना जाता है कि नव पाषाण काल आया। तो यहाँ पे मैंने, अच्छा ये चीज़ अभी ना देखिए, इसको अभी ना देखिए। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ, उस क्वेश्चन को पढ़िए आप। अभी इधर नहीं देखना है, लेकिन इधर मैंने मना किया कि नहीं देखना, तो लोग इधर ही देख रहे होंगे, इधर भैया क्या लिख दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। अब भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, फिर भारत में अस्थाई बस्ती के साक्ष्य। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मतलब मतलब नव पाषाण काल। भारत में जो है नव पाषाण काल कब से स्टार्ट हुआ? भाई नव पाषाण काल में सबसे पहले कृषि की गई। कृषि जब स्टार्ट हुई तब नव पाषाण काल लगा। तो वही है कृषि, यानी कि नव पाषाण काल से संबंधित है। अस्थाई बस्ती यानी कि नव पाषाण काल में ही अस्थाई बस्ती भी थी, तो ये भी उसी संबंधित है नव पाषाण काल से क्वेश्चन। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल भी कृषि में आता है, तो ये भी नव पाषाण काल से संबंधित है। गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य, ये भी नव पाषाण काल से संबंधित है, क्योंकि कृषि है, ये भी जौ है, ये भी उसी से। ये सारी चीजें भारत में, भारत में, भारत में, भारत में, भारत में, ये सारे क्वेश्चन भारत में हैं। अब ये सारे क्वेश्चन जब भारत में हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इन सब से अलग है। ये वाला, इसमें लिखा, इसमें तो सारे में भारत, इसमें लिखा है मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज। मानव द्वारा, मानव द्वारा का मतलब ये वैश्विक संदर्भ में पूछ रहा है। वैश्विक संदर्भ में पूछ रहा है, वैश्विक संदर्भ मतलब विश्व के लेवल पे, कि विश्व के स्तर पे मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज क्या प्रयुक्त किया गया। तो ये क्वेश्चन है, और मैं अभी 5 मिनट में इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से आप हल करेंगे कि कैसे कैसे क्या है। तो आइए हम अब इसको इधर देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि नव पाषाण काल के स्थान देखिए, लहुरा देव संत कबीर नगर लगभग 8000 BC चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव संत कबीर नगर यूपी से 8000 BC में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव, ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, मतलब अभी ये जल्दी ही साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग मेहरगढ़ को मानते थे। मेहरगढ़ 7000 BC में गेहूं और जौ दोनों के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में 7000 BC में गेहूं और जौ दोनों के साक्ष्य मिले हैं। तो जब तक इसका डेवलपमेंट, जब तक ये नहीं, संत कबीर नगर में चावल के साक्ष्य नहीं मिले थे, तब तक हम इसको मानते थे कि ये है सबसे नवपाषाण काल की सबसे पुरानी साइट भारत में। लेकिन जब से ये आ गया, ये रिसेंट डेवलपमेंट कि रहुला देव संत कबीर नगर, तब से हम लोग इसको मांगने लगा। फिर आप इधर देखिए, कोल्डिहवा बेलन घाटी यूपी इलाहाबाद में 6000 BC में चावल मिला है, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं 6000 BC में। तो आप यहाँ एक चीज देखिए, अब यहाँ पे देखिए संत कबीर नगर यूपी, मेहरगढ़, कोल्डिहवा यूपी, तीनों का देखिए। अब इसी तीनों से ये सारे क्वेश्चन हल होंगे, केवल इसको छोड़कर। अब बताइए आप कि भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य क्या होंगे, बताइए, इसी से देख के आप बता दीजिए। भारत है इसी में उत्तर, भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। तो मैंने आपको यहाँ बताया अभी कि ये जो मेहरगढ़ है, ये पहले माना जाता था। भाई कृषि मतलब चावल गेहूं जौ यही तो होता है, तो कृषि के साक्ष्य हैं ये। अब इसमें सबसे पहले हम लोग मेहरगढ़ को मानते थे, 7000 BC में गेहूं और जौ मिला था। लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट होने के नाते लहुरा देव हो गया, लहुरा देव हो गया। अब इन दोनों में से किसको माना जाए? तो आपको इस तरह मानना है कि यदि लहुरा देव और मेहरगढ़ क्वेश्चन में यदि दोनों हो, ऑप्शन हो, तो आप किसको प्रेफरेंस करेंगे? लहुरा देव को करेंगे। यदि केवल मेहरगढ़ है, तब आप मेहरगढ़ करेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा?
पहला लहुरा देव, और यदि लहुरा देव नहीं है तब मेहरगढ़। ये नहीं रहेगा तब मेहरगढ़ लगाएंगे, अगर दोनों हैं तो लहुरा देव लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अस्थाई बस्ती के साक्ष्य। अभी आप सोच के बताइए कि भारत में अस्थाई बस्ती के साक्ष्य कब हुए। अरे भाई, अस्थाई बस्ती का मतलब है कि जब जब कृषि आई, कृषि की जब शुरुआत हुई, तो वही है। तो कृषि के साक्ष्य लहुरा देव मेहरगढ़ है, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। भाई प्राचीनतम साक्ष्य तो लहुरा देव मेहरगढ़ है, यानी कि सबसे पहला साक्ष्य यही है, सबसे पहले कृषि की शुरुआत यही हुई, तो यानी कि अस्थाई बस्ती के साक्ष्य भी यही रहेंगे। तो इसमें भी वही है, फर्स्ट प्रेफरेंस लहुरा देव, और यदि लहुरा देव नहीं है तो दूसरा प्रेफरेंस मेहरगढ़। यूपीपीएससी में, मैंने उत्तर प्रदेश वाले में, ये इस समय लहुरा देव का महत्व बढ़ गया है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। अब यहाँ चावल है, यहाँ तो कोई फसल नहीं थी, लेकिन यहाँ चावल फसल है, तो चावल पे ध्यान। अब यहाँ पे देखिए भाई, चावल तो यहाँ पे चावल, भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य तो कौन सा रहेगा, पहला नंबर लहुरा देव। लेकिन चावल के साथ एक और है, कोल्डियवा। तो इन दोनों में से कौन सा रहेगा, दोनों रहेगा, और दोनों में से वही है कि वही ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा, पहला लहुरा देव, यदि लहुरा देव नहीं है तो कोल्डी हवा। लहुरा देव नहीं है तब कोल्डी हवा, दोनों ऑप्शन में है तो लहुरा देव। अब भारत में गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य। चलिए भाई, गेहूं का देखिए, ये है मेहरगढ़। तो गेहूं का केवल मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो मेहरगढ़ हो जाएगा इसका उत्तर, मेहरगढ़। अब अगला है, भारत में जौ के प्राचीनतम साक्ष्य। तो जौ भी जो है मेहरगढ़ से ही मिला है, तो ये भी हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़। अब देखिए, अब अगला है मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज। इसको मैं अभी बताता हूँ, पहले इसका ये थोड़ा सा 2-3 और बचा, इसको समझ लीजिए। ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि लहुरा देव, मेहरगढ़, कोल्डियवा कैसे कैसे है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया कि ये चीजें क्लियर हो जाएं, स्पष्ट हो जाएं कि किसी के प्राचीनतम साक्ष्य, वही क्वेश्चन बार बार घुमाता है। अब भाई किसी के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में, फिर भारत में अस्थाई बस्ती के साक्ष्य, उत्तर एक ही है, केवल क्वेश्चन का रूप चेंज हो गया है। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि ये चीज स्पष्ट हो जाए आपको। अच्छा, मेहरगढ़ की एक और खासियत है कि नवपाषाण काल से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन तक के साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ में। एक मैंने आपको जस्ट अभी पहले बताया था, चौपानी मांडो, उसमें पूरा पाषाण काल से लेके नवपाषाण काल तक के सभी साक्ष्य मिलते हैं। उसी तरह तुलना करिएगा मेहरगढ़ को किससे, चौपानी मांडो से। मेहरगढ़ में क्या है कि नवपाषाण काल से इंडस वैली सिविलाइजेशन तक के साक्ष्य मिलते हैं, और चौपानी मांडो में पूरा पाषाण काल से लेके नवपाषाण काल तक के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये है मेहरगढ़। ये कोल्डियवा, बेलन घाटी, बेलन घाटी वो इलाहाबाद में बेलन नदी थी, वही नदी घाटी है। बुरझोम, अभी इसको देखिए, कुछ और साइटें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे बुरझोम। बुरझोम ये कश्मीर में पड़ता है। बुरझोम का जो शाब्दिक अर्थ होता है, बुरझोम का जो शाब्दिक मतलब, बुरझोम का अर्थ मान लीजिए, बुरझोम का अर्थ क्या है, बुरझोम का अर्थ है जन्म का स्थान। ये है, ये बुरझोम का अर्थ है, जन्म का स्थान। और बुरझोम कश्मीर से गर्तावास मिले हैं। और यहाँ एक प्रथा प्रचलित थी कि जब दफनाया जाता था किसी भी व्यक्ति को, तो उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया जाता था। माने मालिक और कुत्ते को साथ में दफनाया जाता था। ये आपका बुरझोम में, कश्मीर में साइट है। वहाँ ऐसी कुछ अजीब ही प्रथा थी कि मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता है।
ऐसे गुफकराल कश्मीर में, गुफकराल का जो शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा, ये शाब्दिक अर्थ है। गुफकराल की शाब्दिक अर्थ क्या है? कुम्हार की गुफा। यहाँ भी गर्तावास मिले हैं। और एक साइट है आपकी श्रृंगवेरपुरम झोसी इलाहाबाद, यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी दिमाग में रखिएगा। श्रृंगवेरपुरम झोसी इलाहाबाद से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गया आपके नवपाषाण काल के स्थल। अब ये क्वेश्चन आपका मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज। आइए हम शुरू करते हैं इसके बारे में, कैसे ये किसके बताएंगे। द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज, ये क्वेश्चन आपका छठा क्वेश्चन था। तो अब इसमें आपको हम ले चलते हैं फर्टाइल क्रिसेंट। फर्टाइल क्रिसेंट का मतलब पहले 6-7 सभ्यताएं थीं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चाइना की सभ्यता, ऐसे कई सभ्यताएं थी उस समय। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं, ये मैं आप बनाया हूँ, ये मेसोपोटामिया का क्षेत्र है और इसी से सटा हुआ मिस्र की सभ्यता है। तो दोनों ये लगभग लगभग सटे हुए हैं। और ये जो आकार बना इसे क्रिसेंट टाइप, देखिए ये क्रिसेंट टाइप है, ये है क्रिसेंट टाइप ना, ये क्रिसेंट टाइप। तो इसीलिए इसको फर्टाइल क्रिसेंट, क्रिसेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रिसेंट की तरह इसका आकार है। फर्टाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि नदियों के बीच में, जैसे नील नदी थी, इराक में कोई एक नदी थी, इराक वाली नदी थी, तो फर्टाइल से, क्योंकि दो नदियों के बीच में ये क्षेत्र थे, तो इसलिए फर्टाइल कहते हैं। और क्रिसेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रिसेंट के आकार का था। तो सबसे पहले इसको सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। सभ्यताओं का पालना का मतलब ये होता है कि यहीं पे सबसे पहले मानव पहले जंगली था, मानव पहले जंगली था, तो विश्व स्तर पे सबसे पहले मानव यही सभ्य हुआ था, इसी फर्टाइल क्रिसेंट में। जैसे मैंने यहाँ आपको बनाया है, ये इंडिया का है, तो यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन था, और ये जो है, ये जो मैं बनाया हूँ, यही है आपकी फर्टाइल क्रिसेंट। तो यहीं पे मानव सबसे पहले सभ्य हुआ था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कृषि यहीं पे, कृषि की शुरुआत हुई। वैश्विक स्तर पे सबसे पहले कृषि यहीं पे बोया गया। और उस कृषि में क्या था? सबसे पहले जौ था। सबसे पुराना अनाज जौ है, जौ ही यहाँ बोया गया था। जौ थे, गेहूं थे, 6-7-8 प्रकार की फसलें थी, लेकिन उसमें जौ सबसे पुराना है। तो ये फर्टाइल क्रिसेंट है, यहाँ इसको सभ्यताओं का पालना कहते हैं, क्योंकि यहाँ कई सभ्यताएं विकसित हुई। यहीं पे सबसे पहले शहरीकरण भी हुआ। पूरे विश्व में सबसे पहले शहरीकरण इसी फर्टाइल क्रिसेंट में हुआ। यहीं पे सबसे पहले कृषि की शुरुआत हुई, यहीं पे मानव सभ्य हुआ, यहीं पे सबसे पहले लिपि का विकास हुआ, यहीं पे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये दो नदियों के बीच में था, इसलिए फर्टाइल था, उपजाऊ क्षेत्र था। यहाँ पे लिपि का विकास हुआ, शहर बसे। तो शहर में जैसे बेबीलोनिया, अक्कद, तमाम प्रकार के यहाँ पे शहर थे। ऐसे शहरों का डेवलपमेंट हुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, तो वो क्या है? जौ है, वो जौ है। क्योंकि मानव पहले जंगली था, सब यहीं हुआ, शहरीकरण यहीं हुआ, नगरीय क्रांति यहीं हुई, लिपि का विकास हुआ, बेबीलोनिया, अक्कद, तमाम प्रकार के शहर यहाँ बसे। तो इसलिए जो है, शहरीकरण का एक ही कारण है, फर्टाइल, उपजाऊ। उपजाऊ इसलिए था कि दो नदियों के बीच में था, नील नदी और इराक की नदी जो थी, दो नदियों के बीच में था। अभी भी आप देखते होंगे कि जहाँ जहाँ दो नदी हैं, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है, इसीलिए उसको फर्टाइल कहते हैं। तो ये हो गया मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज क्या है? जौ है। और इसका टाइम क्या था? लगभग 9000 BC या 10,000 BC, एक मोटी मोटा 9000 BC या 10,000 BC के आसपास
मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज जौ था। यद्यपि गेहूं भी था, लेकिन वो अलग प्रकार की किस्में थी। जौ को ही माना जाता है। क्वेश्चन में आपको उत्तर जो देना है वो जौ ही देना है। 9000 या 10,000 बीसी के आसपास है। तो इस प्रकार आज पाषाण काल समाप्त हुआ। अब हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो जितना भी मैं आपको अब तक पढ़ाया हूँ उससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको हल कराऊंगा, चाहे यूपीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो या अदर एग्जाम का हो। तो हम लोग कहाँ से पहले स्टार्ट किए थे कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई वहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे। और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, फिर उस पर पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद फिर मैमल्स आए, फिर धीरे 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 ह्यूमन का होते 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 होमो सैपियंस आए। फिर होमो सैपियंस से हम सीधे घुस गए पाषाण काल में। फिर वहाँ से होते होते डेवलपमेंट करते 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 हम लोग कहाँ आ चुके हैं अब? नव पाषाण काल के अंत तक आ गए हैं। और नव पाषाण काल के अंत में हमको क्या मिला? तांबा। इसके पहले हम लोग क्या यूज करते थे? पत्थर। अब नवपाषाण के अंत तक जाते जाते हमको तांबा मिल चुका है। अब उसी तांबा और पत्थर को मिला देंगे तो आगे आगे का ताम्र पाषाणिक संस्कृति मिल जाएगी। फिर धीरे धीरे आपको आगे टिन भी मिलेगा। टिन, आगे आपको टिन मिलेगा। फिर तांबे में टिन मिला के भैया कांसा बना देंगे। और फिर आगे आपको कांस्य युगीन सभ्यता, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो ऐसे डेवलपमेंट होता जाएगा और एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएंगे। ये नहीं है कि एक दूसरे से अलग है। अब जैसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति है तो ये इसी से कनेक्ट है। क्योंकि भाई जब नवपाषाण काल में तांबे की खोज हुई तभी तो आगे डेवलपमेंट हुआ। तांबे की खोज के बाद टीन की खोज हुई तो तांबे में टीन को मिला दिया गया तो क्या बन गया? कांसा बन गया। तो आगे कांस्य युगीन सभ्यता पढ़ना है। तो ऐसे धीरे 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 डेवलपमेंट हो जाए। तो अगले लेक्चर में आपसे मैं मिलता हूँ और सारे क्वेश्चन हल करना है। ठीक। थैंक यू।